नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड पाश्चात्य राजनीति विचारक के अंतर्गत अरस्तु का परिचय और उसके राज संबंधी विचारों का अध्ययन। अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेगेरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व हुआ। इनके पिता निकोमेक्स मिसडोनिया के राजा के दरबार में चिकित्सक रह चुके थे। राजवंश से संबंधित होने के कारण अरस्तु का जीवन संपन्न और सुखमय रहा। 18 वर्ष की आयु में अरस्तु एथेंस आकर प्लेटो की अकादमी में भर्ती हुए और वहीं 20 वर्ष तक अध्ययन किया। अपने महान शिक्षक की मृत्यु के बाद अरस्तु ने अकादमी को त्याग दिया। 335 ईसा पूर्व में अरस्तु एथेंस में वापस लौटे और लीसियस नामक विख्यात विद्यालय खोला। 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो गई। रचनाओं में अरस्तु द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 400 के आसपास बताई जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका पॉलिटिक्स माना जाता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अरस्तु पहला राजनीति वैज्ञानिक है। आदर्श राज्य और उसके संस्थानों की रचना करने में जहाँ प्लेटो ने कल्पनात्मक पद्धति को अपनाया था, वहीं अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स, जो महान उनका ग्रंथ है, उसकी रचना करने से पूर्व 158 संविधानों का अध्ययन कर अपने विचारों को संसार के समक्ष रखा। इस तरह उसने एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया। अरस्तु ने आगमनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके अपने विचार रखे। आज हम करेंगे अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन। पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया है। उसने राज्य के फलस्वरूप जन्म और लक्ष्य का सुंदर प्रतिपादन किया है। उसके राज्य संबंधी विचार इतने सुव्यवस्थित हैं कि अरस्तु के 2500 वर्ष बाद आज भी उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। उसके राज संबंधी इन सिद्धांतों के कारण ही उसे राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। अपने गुरु प्लेटो के समान ही उसका लक्ष्य भी सोफिस्टों के इस मत का खंडन करता है कि राज्य एक परंपराजनित संस्था है। अरस्तु यही सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं तथा यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है राज्य का प्रादुर्भाव। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने जानबूझकर और सोच विचार कर किसी भी काल में भी कभी नहीं किया। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है। वह कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही राज्य के जीवन के लिए बना है। अपने स्वभावजन्य भौतिक, सांस्कृतिक और नैतिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए स्वामी तथा दास और स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और इस प्रकार उनके संयोग से मिल से परिवार का जन्म होता है। परिवार प्रकृति द्वारा स्थापित मनुष्य की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने वाली संस्था है। जब परिवारों का एकत्रीकरण हो जाता है और इस संगठन का उद्देश्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से कुछ अधिक हो जाता है, तब एक ग्राम का अस्तित्व बनता है। सबसे अधिक ग्राम वही हैं जहाँ एक ही माता के दूध से पले बच्चे और बच्चों के बच्चे रहते हों। धीरे धीरे अनेक ग्राम एकत्रित और संगठित होकर एक समाज के रूप में निर्मित होते हैं। ये बड़े हो जाते हैं कि वे अपनी आवश्यकता के बारे में लगभग आत्मनिर्भर हो जाते हैं और तब नगर और राज्य का जन्म होता है। इस प्रकार राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और वह इसलिए कायम रह पाता है कि उसमें मनुष्यों का श्रेष्ठ जीवन संभव है। अतः समाज व राज्य के जन्म के अंकुर सर्वप्रथम परिवार में देखने को मिलते हैं। अरस्तु के विचारों से ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य विकास का परिणाम है और इस विकास का क्रम परिवार से आरंभ होता है और मानव की राजनीतिक यात्रा में दूसरा पड़ाव ग्राम आता है। परिवारों का समुदाय या समूह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम का रूप धारण करता है और एक दूसरे के लाभ के लिए बढ़ी हुई आर्थिक
समस्या की पूर्ति के लिए तथा रक्त संबंधों के पारस्परिक प्रेम के कारण एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए परिवार ग्राम को जन्म देते हैं और ये विकास का क्रम चलता रहता है और अनेक ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक ग्राम समूह बनकर नगर राज्य के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस नगर राज्य में परिवार और ग्राम की आवश्यकताएं पूर्ण होने के साथ साथ कुछ अन्य आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। राज्य सैनिक संगठन बनाकर विदेशी आक्रांताओं से अपने निवासियों की रक्षा करता है। ग्राम पंचायत की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक न्याय का कार्य करता है, विद्याओं और कलाओं का विकास करता है तथा मनुष्य की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को विकसित करने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस तरह राज्य का विकास 3 स्थितियों में से होकर गुजरता है: परिवार, ग्राम और नगर राज्य। दूसरा विशेषता है, दूसरे राज्य संबंधी विचार है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था। प्लेटो की भांति अरस्तु का भी यह मानना है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु यह एक प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो और अरस्तु से पहले सोफिस्ट मानते थे कि राज्य परंपरा जनित संस्था अर्थात कृत्रिम समुदाय है जिसे मनुष्य ने आपस में समझौता करके बनाया है। इसी आधार पर उनका कहना था कि राज्य अपने सदस्यों की निष्ठा पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। वे राज्य की आज्ञाओं या कानूनों का पालन केवल दंड या भय के आधार पर करते हैं। किंतु अरस्तु का कहना है कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए वह जीवित है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, नैतिक कारणों से ही वह कानून पालन करता है। यदि उसे कानून का पालन करना अपने हितों के विरुद्ध प्रतीत होता है तो वह केवल दंड भय के कारण ही उनका उल्लंघन करने से नहीं रुकेगा। अरस्तु के अनुसार राज्य इसलिए स्वाभाविक है कि उससे अलग और बाहर रहकर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और प्रकृति ने उसे राज्य के सदस्य के रूप में रहने के लिए ही बनाया है। अरस्तु के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि द्वारा अपने हितों की वृद्धि करना अपना नैतिक दायित्व समझता है और इन हितों की पूर्ति राज्य में ही हो सकती है, इसलिए उसके द्वारा राज्य के नियमों का पालन किया जाता है। अरस्तु राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। राज्य एक बंधुत्व है, एक जाति है। यह उन लोगों का संगठन है जो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी सामान्य आवश्यकताएं रखते हैं और वस्तुओं एवं सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति से प्रेरित होते हैं। अरस्तु के शब्दों में जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक मानने के पक्ष में कुछ अपने तर्क या कारण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें फर्स्ट है, अरस्तु का कहना है कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक हैं तो निश्चय ही उन स्वाभाविक संस्थाओं का विकास भी स्वाभाविक रूप से होगा। कोई भी विचारक, यहाँ तक कि सोफिस्ट भी परिवार को मनुष्य पर थोपी हुई कृत्रिम व्यवस्था नहीं मानते। परिवार स्वाभाविक अर्थात प्राकृतिक प्रवृत्तियों का परिणाम है। यदि परिवार एक स्वाभाविक संस्था है तो राज्य और भी अधिक स्वाभाविक हुआ, क्योंकि परिवार की स्वाभाविक व्यवस्था से ही राज्य का विकास हुआ है। दूसरा तर्क अरस्तु देते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति और उनकी व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। तीसरा तर्क वो देते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में विकास के अंकुर निहित है, विकास उसका स्वभाव है। मनुष्य की यह विकासवादी प्रवृत्ति एक शक्ति है जो उसे सदैव किसी विशेष लक्ष्य की ओर प्रेरित और गतिमान बनाती है। यह लक्ष्य राज्य ही है। इस प्रकार अरस्तु की मान्यता है कि राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तीसरा राज्य संबंधी विचार है, राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए मनोरंजन संस्थाएं मनुष्य की भावना को संतुष्टित करती हैं, आर्थिक संस्थाएं उसकी उदर पूर्ति के साधन जुटाती हैं,
अन्य सामाजिक संस्थाएं उसकी अन्य आवश्यकताओं को जैसे धर्म, शिक्षा आदि को पूरा करती हैं। लेकिन राज्य इन सब से बड़ी और ऐसी संस्था है जिसमें सामाजिक विकास का चरम रूप निहित है, जो मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके विकास में शेष संस्थाओं का विकास निहित है। राज्य इसलिए सर्वोच्च समुदाय है कि इसका लक्ष्य ही सर्वोत्तम है और वह है अपने सदस्यों के जीवन को शुभ बनाना। राज्य अपने नागरिकों को सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए तैयार करता है। जहाँ अन्य संस्थाएं मनुष्य को आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, वहाँ राज्य उन्हें पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाता है। नेक्स्ट राज्य संबंधी विचार है राज्य मनुष्य से पहले। अरस्तु का यह भी कहना है कि राज्य मनुष्य से पहले है। सतही तौर पर अरस्तु का यह कथन विचित्र सा प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्य के द्वारा हुआ है और व्यक्तियों के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब केवल मनुष्य के हित के ही राज्य का जन्म हुआ है, तब राज्य मनुष्य से पहले कैसे आया? इस तरह कालक्रम की दृष्टि से व्यक्ति पहले है और राज्य सबसे अंत में। तब यह मानना है कि राज्य मनुष्य से पहले है या व्यक्ति का पूर्वगामी, इससे क्या तात्पर्य है? वास्तव में अरस्तु के उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए। वह मनोवैज्ञानिक और तर्कसम्मत दृष्टि से राज्य को व्यक्ति का पूर्ववर्ती मानता है। उसका तर्क है कि राज्य एक समग्रता है और व्यक्ति उसका अंग है, अर्थात व्यक्ति और राज्य का वही संबंध है जो शरीर का उसके अंगों से होता है। चूंकि समग्र पहले आता है और अंग बाद में, इसलिए इस उद्देश्य के आधार पर राज्य पहले हुआ। अरस्तु ने कहा है कि यदि शरीर नष्ट कर दिया जाए तो हाथ अथवा पैर का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। पत्थर या लकड़ी का हाथ अथवा पैर हम भले ही बना लें, लेकिन संबंध एवं कार्यों की दृष्टि से उसे वास्तव में हाथ या पैर नहीं कहा जा सकता। किसी भी वस्तु की परिभाषा उसके कार्यों से की जाती है। स्पष्ट है कि शरीर अथवा अवयवों के बिना उसके विभिन्न अंगों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। व्यक्ति के संबंध में भी यही बात लागू होती है। यदि व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो वह स्वावलंबी नहीं हो सकता है। व्यक्ति के राज्य से पृथक कोई अस्तित्व महत्व नहीं है। जो व्यक्ति राज्य अथवा समाज के बिना रह सकता है या और अकेला होने पर भी स्वावलंबी हो सकता है, वह अरस्तु की शब्दावली में या तो पशु है या देवता है। इस तरह अरस्तु का कहना है कि जीव के विचार की दृष्टि से अवयव अंग से पहले होना चाहिए, क्योंकि अवयवों के अभाव में उसके अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य एक जैविक इकाई है, अतः उसकी अवयवी समग्रता व्यक्ति से पूर्व होनी चाहिए। अंग की व्याख्या समग्र के बिना नहीं की जा सकती। समस्त अंग समग्र के अंग होते हैं और समग्र की धारणा के बिना अंग महत्वहीन है। अंग के अस्तित्व के लिए समग्र का पूर्ववर्ती रूप में उपस्थित होना अनिवार्य है। यही बात व्यक्ति और राज्य के बारे में है। व्यक्ति की परिभाषा और महत्व के लिए समग्र अथवा राज्य होना ही चाहिए। अतः सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य व्यक्ति से पहले आया है। नेक्स्ट विचार है राज्य अंतिम एवं पूर्ण संस्था। अरस्तु की तात्कालिक अवस्था में नगर राज्य थे। वह नगर राज्य को मानव समाज का सर्वोत्तम समुदाय और मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मानता है। परिवार और ग्राम के बाद राज्य में मानव के विकास लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अरस्तु के अनुसार नगर राज्य के बाद राज्य का कोई अन्य कार्य नहीं रह जाता। उसकी दृष्टि में वह सामाजिक विकास का चरम रूप है। परिवार से आरंभ होने वाला विकास नगर राज्य के रूप में परिपूर्णता को प्राप्त करता है। आधुनिक युग के विशालतम राज्यों तक उसकी दृष्टि तात्कालिक अवस्था में नहीं पहुंच सकी। उसने नगर को ही सामाजिक विकास के चरम रूप मानते हुए उसे मनुष्य के राजनीतिक विकास का अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया था। नेक्स्ट विचार है राज्य का जैविक स्वरूप। अरस्तु अपने लक्ष्य प्रदान मीमांसा के कारण यह प्रतिपादित करता है कि राज्य का स्वरूप जैविक है, अर्थात दूसरे शब्दों में राज्य की प्रकृति एक सावयवी जीवधारी के समान है। प्रत्येक सावयवी जीव का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। उसके कार्य उसके विभिन्न अंगों द्वारा किए जाते हैं। सावयवी के विभिन्न अंगों में कार्यों का वितरण होता है और वे उन कार्यों को करने के लिए शरीर पर आश्रित होते हैं।
यदि शरीर का कोई अंग अनुपात से घट बढ़ जाता है तो परिणाम स्वरूप शरीर निर्बल हो जाता है। ठीक यही बातें राज्य पर भी लागू होती हैं। राज्य का भी स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है। उसके समस्त कार्य उसके अंगों अर्थात व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न घटकों में कार्यों का वितरण होता है और ये समस्त घटक राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तो अपने अपने कार्य करते हैं। जिस तरह नाना प्रकार के अंगों से मिलकर सावयवी जीव का निर्माण होता है, उसी तरह राज्य भी नाना प्रकार के अंगों अर्थात व्यक्तियों और समुदायों से मिलकर बना हुआ एक सम्मिश्रण अर्थात संपूर्ण है। नेक्स्ट विचार है राज्य का आत्मनिर्भर होना। अरस्तु राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषताएं मानते हैं कि वह एक आत्मनिर्भर इकाई है। आत्मनिर्भरता का सामान्य अर्थ ये होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेना, लेकिन अरस्तु के पारिभाषिक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। वह अपने आचार शास्त्र में लिखता है कि आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके द्वारा स्वतः जीवन वांछनीय बन जाता है और उसमें कोई अभाव नहीं रह जाता। आत्मनिर्भर से उसका तात्पर्य केवल रोटी कपड़ा मकान की समस्या सुलझाने मात्र से नहीं है। आत्मनिर्भर का अर्थ है कोई कमी न होना। राज्य में अरस्तु के अनुसार मनुष्य केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताएं की ही पूर्ति नहीं करता बल्कि अपना सच्चा जीवन बिताता है। उसका शारीरिक बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। राज्य में मनुष्य सुखी एवं सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नगर राज्य को आत्मनिर्भर कहने से अरस्तु का सही अभिप्राय है कि नगर उन समस्त स्थितियों और वातावरणों की पूर्ति करता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। पेट भरने का कार्य तो पशु भी करते हैं। मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वह अपने विशेष गुणों का विकास करे और वह केवल आत्मनिर्भर राज्य में ही संभव है। इसलिए अरस्तु का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता मात्र के कारण हुई है, किंतु उसकी सत्ता अच्छे जीवन की संप्राप्ति के लिए बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।